ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। आज एक कुंडली हम लोग देखने जा रहे हैं। वो 17/1/1980 1:04 AM का है और इम्फाल का कुंडली है। ये 17/1/1980 1:04 AM इम्फाल मणिपुर का कुंडली है। ये इसमें कुंडली में आज कुछ सिद्धांतों के फलादेश के कुछ सामान्य सिद्धांतों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फलादेश का सिद्धांत हमेशा भाव, भाव स्वामी, भाव कारक के ऊपर टिक जाता है। लेकिन एक श्लोक कहते हैं, भावाः सर्वे शुभपतियुता वीक्षिता वा शुभेशै तत्तद भावाः सकल फलदाः पापदृक् योगहीनः। पापाः सर्वे भवनपतयश्चेदिहाहुस्तथैव हेटैः सर्वैः शुभफलमिदं नीचमूढारिहीनैः। नीच मूढ़ अरिहीनैः। नीचंगत ग्रह नीचंगत हो अशुभ फलप्रद होता है। मूढ़ मतलब अस्तंगत हो जाए, सूर्य के सानिध्य में ग्रह अस्तंगत हो जाता है। अस्तंगत होने से भी उसका संपूर्ण व शुभ फल प्राप्ति नहीं होता है। अरि शत्रु क्षेत्र में बैठने से भी शुभ फल प्राप्ति नहीं होता है। लेकिन पहले लाइन में ये कहते हैं, तभी कब कब ग्रह का अथवा भाव का शुभ फल हम लोगों को प्राप्ति होता है। जैसे हम लोग जन्म कुंडली में 12 भाव देख रहे हैं और 12 भावों में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। कोई संतान संबंधी प्रश्न पूछ सकता है, कोई दाम्पत्य जीवन व दाम्पत्य विवाह, दाम्पत्य सुख व वैधव्य अथवा द्वितीय विवाह, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न उसी के अनुसार हम लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ दाम्पत्य जीवन सुख के हम लोग विचार करें, यदि मन में प्रश्न हो गया अथवा यजमान आके दैवज्ञ के पास, गणक के पास प्रश्न पूछ रहा है, मेरा पारिवारिक जो लाइफ है, मेरा जो दाम्पत्य जीवन है वो कैसा होगा। क्या पत्नी के साथ बार बार विवाद होगा अथवा पत्नी व विवाह में कलह उत्पन्न होने के कारण डिवोर्स अथवा विच्छेद हो जाएगी। क्या है मेरा दाम्पत्य जीवन का सुख, बार बार मुझे समस्या आ रही है। वह पत्नी कुल से धन प्राप्ति होगी क्या। इस प्रकार के मन में कई सारे प्रश्न एक भाव से क्या होता है, आ जाता है। जैसे उम्र के हिसाब से प्रश्न है। हमेशा हम लोग देखते हैं ये 1980 डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसको लगभग 40 से 50 साल के मध्यवर्ती समय में जो व्यक्ति होते हैं उनके नौकरी, पैसा एवं दाम्पत्य जीवन, ये तीनों प्रश्न होता है। विशेष प्रश्न ये तीनों है। कभी कभार नौकरी का प्रश्न होता है, व कर्म क्षेत्र व पैसा इनकम सोर्स जो होता है उस संबंधी प्रश्न, अथवा दाम्पत्य जीवन में बार बार कलह उत्पन्न हो रहा होगा उसका प्रश्न, व्यवसाय संबंधी प्रश्न, संतान संबंधी प्रश्न व कर्म क्षेत्र प्राप्ति के संबंधी में प्रश्न भी होता है 40 से लेके 50 साल की उम्र में। आज हम लोग विचार करते हैं 40 से 50 साल के मध्यवर्ती, जैसे 1980 डेट ऑफ बर्थ है, उस विषय में सप्तम भाव व दाम्पत्य जीवन सुख का हम लोग विचार प्रारंभ करते हैं। तो नियम क्या है ना, भावाः सर्वे शुभपतियुता। कोई भी भाव का हम विचार कर रहे हैं उसका एडिशनल भाव हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे पत्नी विचार करना है, पत्नी क्यों चाहिए ना, संतान के लिए। तो दाम्पत्य जीवन में सुख, दाम्पत्य जीवन में सुख कहां से प्राप्त होता है ना, संतान से। संतान से मतलब पंचम भाव से। हम लोग लव मैरिज का विचार करते हैं ना, हमेशा प्रेम संबंध
पंचम सप्तम आपस में संबंध होने से प्रेम संबंध उत्पन्न होते हैं। जहां पंचम सप्तम का संबंध उत्तम ना हो, शुभत्व ना हो, वहां कलह है, आराम से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ नियम क्या कह रहे हैं, भावाः सर्वे शुभपति युता। जैसे शुभ भाव का स्वामी और शुभ ग्रह, ये दोनों अर्थ में आपको समझना है। शुभपति, शुभ भावों का अधिपति। जैसे इस चर लग्न के कुंडली में, तुला लग्न के कुंडली में केंद्र भाव के अधिपति जो है वह शुक्र, शनि, मंगल, चंद्रमा, ये चारों है। इस केंद्र भाव के अधिपति होने से विशेष करके शुक्र, शनि, चंद्रमा, ये तीनों हम लोग शुभ ग्रह के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शनि तो पंचम एवं चतुर्थ का दोनों का अधिपति होने से संपूर्ण शुभ फलदायक ग्रह, योग कारक ग्रह हम लोग शनि को मानते हैं तुला लग्न के कुंडली में। परंतु शनि बैठा कहाँ है? भाई व्ययभाव में बैठा है। क्या व्ययभाव उसके लिए उत्तम स्थान है, शुभ स्थान है? ना ना, व्ययभाव तो शुभ स्थान नहीं होता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण भाव का जो स्वामी हो वो शुभ स्थान में बैठे तभी शुभ फलप्रद होगा। भावाः सर्वे शुभपति युता। किसी भी भाव का जब विचार कर रहे हैं वह भाव शुभ ग्रहों से युत हो। यहाँ सप्तम भाव जो मारकेश है, द्वितीय भाव जो मारक स्थान, द्वितीय सप्तम भाव का मारक का अधिपति मंगल, जो दाम्पत्य जीवन सुख का मुख्य कारण है, वह मंगल बैठा है गुरु राहु के साथ मिलके किस स्थान में? न लाभ भाव में, सिंह राशि में, लाभ स्थान में। लाभ स्थान शुभ स्थान नहीं होता है। लाभ लोभ का कारण है, इसलिए एकादश स्थान को त्रिषणाय में हम लोग गिनती करते हैं, अशुभ स्थान के रूप में गिनती करते हैं। तो ना भावाः सर्वे शुभपति युता, ना शुभ ग्रहों से युत हुआ, ना शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन सुख का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस भाव के ऊपर मंगल का पूर्ण दृष्टि नहीं है, जो मंगल ये सप्तमेश है। शुक्र का भी पूर्ण दृष्टि नहीं है। केवल बुध चंद्रमा तो एक शुभ स्थान में युति है, लेकिन उनका भी पूर्ण दृष्टि नहीं है। गुरु का पूर्ण दृष्टि है क्या? हाँ, अकेला बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि बृहस्पति मंगल के साथ युत भी है, और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है। यह बृहस्पति किस भाव का अधिपति है? क्योंकि हम लोग शुभ पति में इसीलिए आज ये श्लोक को उठा रहा हूं। शुभ पति कहने से शुभ भाव का अधिपति तृतीय भाव एवं षष्ठ भाव का अधिपति गुरु। गुरु शुभ ग्रह है परंतु शुभ स्थान का स्वामी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? एवं राहु के साथ गुरु जब युति होता है तब गुरु चंडाल दोष उत्पन्न होता है। गुरु राहु के युति, जैसे गुरु यहाँ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 15 डिग्री में है, राहु 7 डिग्री मघा नक्षत्र में विद्यमान है, दोनों भिन्न नक्षत्र में विद्यमान है। इस कारण से कुछ बच जा रहा है राहु गुरु का युति, क्योंकि नक्षत्र भिन्न है। और मंगल जो बैठा है वह पूर्वा फाल्गुनी एवं 21 डिग्री, दोनों मंगल गुरु की युति मित्र, क्योंकि दोनों नैसर्गिक रूप में मित्रता है। एवं सिंह राशि उनका मित्र राशि है। सूर्य का घर इन दोनों के लिए, गुरु मंगल के लिए मित्र घर है। दोनों बैठे हैं और गुरु शुभ ग्रह है, परंतु तृतीय भाव का स्वामी, षष्ठ भाव का स्वामी तुला लग्न में शुभत्व नहीं होता है। उसका दृष्टि जो होगा क्या शुभत्व हो जाएगा? ना, ऐसा नहीं होगा।
एक तो पॉइंट हम लोगों को प्राप्त हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या प्राप्त हो रहा है ना, मैं कहा था मंगल शुक्र से 7वें घर में रहने से भी मंगल दोष उत्पन्न होता है। तो यहां जैसे कुंडली में शुक्र से सप्तम भाव में मंगल बैठा है, यह मंगल दोष का कारण है। न मंगली मंगल राहु योगे, मंगल राहु से युक्त हो तो वहां मंगल दोष नहीं होगा। तो ये भी मंगल दोष का क्या हो गया, खंडन भी हो गया। योग उत्पन्न भी हो रहा है, खंडन भी हो रहा है। तो विवाह नहीं होगा क्या? हाँ, विवाह तो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्या विवाह में विच्छेद होगा, विवाह में लड़ाई झगड़ा होगा? अरे क्यों नहीं होगी, क्योंकि गुरु शुक्र का पूर्ण दृष्टि भी है ना। शुक्र जो है वह सप्तम भाव का कारक भी है, इसीलिए तो हम लोग शुक्र से मंगल दोष का विचार कर रहे हैं। ये गुरु जो है शुक्र का शत्रु भी है एवं राहु से युत है। राहु केतु ऐसे ग्रह होते हैं जिस स्थान में बैठते हैं उसी स्थान का फलप्रद होते हैं। लाभ स्थान में लाभ करेंगे, लोभग्रस्त भी करेंगे, लोभी हो करवाएंगे। और गुप्त रूप से जो दाम्पत्य जीवन में, विवाह जीवन में हम लोग एकादश भाव को भी पत्नी के लिए भी विचार करते हैं, पत्नी के स्थान के रूप में, क्योंकि वो पंचम का सप्तम भाव है, संतान का सप्तम भाव होने के कारण ये भी सप्तम भाव से संबंधित हो जाता है। एक तो सप्तम भाव से संबंधित लग्न होता है, क्योंकि हमारा अर्धांग जो होता है हमारा पत्नी, इसीलिए हमारा शरीर जो है वो लग्न, लग्न का सप्तम भाव सम्मुख भाव, जाया भाव, पत्नी स्थान, एवं पत्नी स्थान का अधिपति मंगल, लग्न स्थान का अधिपति शुक्र, मंगल शुक्र का पूर्ण दृष्टि है। शुक्र भी सप्तम भाव का कारक। इसके साथ साथ मंगल शुक्र की जो संबंध है वो शुभ ग्रहों के संबंध होना चाहिए। शुभे से ही दृष्ट, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो रहा है, शुभ ग्रहों से युक्त हो रहा है, परंतु उसके बाद भी यहाँ दाम्पत्य कलह व दाम्पत्य क्लेश उत्पन्न हो रही है। उसका कारण क्या है? यहाँ एक चीज आप देखिए ध्यानपूर्वक, इस कुंडली में हम लोग जो दाम्पत्य जीवन सुख का अभी विचार कर रहे हैं उसमें शुक्र, गुरु, राहु, मंगल, केतु, ये सब कारण बन गए हैं। उसके साथ साथ सूर्य का भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सूर्य एकादश भाव का स्वामी होने के कारण इन सभी ग्रहों को हम लोगों को नवमांश कुंडली में कहां कहां बैठे हैं उसको देखना होगा। ये क्या मित्र वर्गस्थ है, शुभ वर्गस्थ है क्या? ना, केवल गुरु को छोड़कर और बाकी कोई ग्रह शुभ वर्गस्थ नहीं है इस कुंडली में। हाँ, गुरु शनि दोनों, गुरु भी है और शनि है। शनि स्वगृहस्थ है जो कि पंचमेश है, संतान के लिए लाभप्रद होगा, संतान सुख के लिए कोई हानि नहीं है। एवं शुक्र शत्रुवर्गस्थ, बुध शत्रुवर्गस्थ, मंगल शत्रुवर्गस्थ, सूर्य शत्रुवर्गस्थ, चंद्रमा शत्रुवर्गस्थ। ये सब नवमांश कुंडली में जो दाम्पत्य जीवन का सुख हम लोग विचार कर रहे हैं, सप्तमेश सप्तम भाव का कारक, ये दोनों, सप्तम भाव का स्वामी यहाँ मंगल शुक्र के घर में बैठा है तुला राशि में और शत्रुवर्गस्थ है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ये धनु राशि में है, शत्रुवर्गस्थ है। इस प्रकार के फल घटित जब होते हैं वहां दाम्पत्य जीवन में बार बार क्या होते हैं, कलह उत्पन्न होते हैं, और यही कलह ही दुख का कारण बन जाता है। आप जब भी किसी कुंडली में शुभ ग्रहों का अधिक से अधिक संबंध देखेंगे, किसी भी पाप ग्रहों का दृष्टि
वह युति नहीं होगा। पाप द्रुप योग ही न, पाप ग्रहों की ना दृष्टि ना युति होगी, तब जाके उस भाव का क्या कहना है, शुभ फल कहना है। जब पापक ग्रहों की दृष्टि युति हो जाएगी, जैसे यहां शुक्र लग्नेश है, लग्नाधिपति के साथ साथ अष्टमाधिपति, लग्नाधिपति अष्टमाधिपति दोनों एक हो जाए वहां दोष नहीं लगता है, परंतु शुक्र को केंद्राधिपति दोष उत्पन्न हो रहा है, और शुक्र केंद्राधिपति दोष उत्पन्न होने के साथ साथ शुक्र से सप्तम में गुरु राहु मंगल की युति, जो मंगल सप्तमेश है वह मंगल गुरु राहु से युति कर रहा है, और स्थान क्या है ना, लाभ स्थान है, एकादश भाव है। लाभ स्थान में शुभ फलप्रद राहु गुरु की युति जो है वो शुभ फलप्रद नहीं होगा। केवल एक कारण बन जा रहा है, राहु किस स्थान में ना, मघा नक्षत्र में विद्यमान है, और मघा दोनों गुरु मंगल ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। इस कारण से क्या हो रही है ना, शुभ अशुभत्व होने के बाद भी, लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी विच्छेद संपूर्ण डिवोर्स व संपूर्ण विच्छेद नहीं होगी। लड़ाई झगड़ा होने के कारण कभी कभार क्या होता है, जैसे विष भक्षण, हम लोग विष पी लेते हैं, अथवा कोई गलत काम सुइसाइड करने के अटेम्प्ट लेते हैं, उस प्रकार के गलत काम कर सकता है बंदा। जैसे आप देखिए वर्तमान दशा जो है वो राहु महादशा चल रही है, राहु महादशा में बुध अंतरदशा में शनि प्रत्यंतर दशा। इस कुंडली को ध्यान पूर्वक आप लोग एक बार नजर डाल दीजिए। बुध शुभ स्थान का अधिपति है, भाग्याधिपति है, भाग्य को देख रहा है, परंतु व्यभाव का अधिपति भी है, जो कि बुध के घर में बैठा है शनि। तो शनि बुध के घर में बैठने से, हमेशा में एक विषय आप लोगों को कहा था, प्रत्येक ग्रहों के मूलत त्रिकोण राशि होते हैं। जैसे सूर्य का मूलत त्रिकोण राशि सिंह है, चंद्रमा का मूलत त्रिकोण राशि वृष है, मंगल का मेष, एवं बुध का जो है वो कन्या राशि है। वो कन्या राशि में उच्चस्थ भी होता है, कन्या राशि में स्वगृही भी होता है, और कन्या राशि में मूलत त्रिकोण भी होता है। दो राशियों के अधिपति बुध है, मिथुन एवं कन्या। लेकिन बुध किस राशि का फल अत्यधिक देगा, व किस भाव का फलदायी वो ग्रह हो जाता है, उसका यदि हम लोग विचार करेंगे पहले स्टेप में, वह मूलत त्रिकोण राशि उसका कहाँ है। जैसे इस कुंडली में मूलत त्रिकोण राशि व्ययभाव में स्थित है, व्ययाधिपति का फल अधिक से अधिक बुध देगा। व्यय हमेशा हानि होता है, अर्थ व्यय होगा। और पंचमेश संतान भाव, संतान भाव का स्वामी, क्योंकि मूलत त्रिकोण राशि शनि का जो है वह कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का फलप्रद ग्रह शनि होगा, अधिक से अधिक मकर के अपेक्षाकृत कुंभ राशि का फल अधिक होगा। इसीलिए शनि बैठा है व्ययभाव में, और बुध के राहु महादशा, बुध अंतरदशा, शनि प्रत्यंतरदशा जब चल रही है 10 अगस्त 2026 तक, 26 तक, इसका कालखंड अत्यधिक अशुभत्व है। विशेष करके 11 मार्च 2026 से लेके 14 मार्च 2026 से लेके 10 अगस्त 2026 तक, 26 तक, राहु महादशा, बुध अंतरदशा, शनि प्रत्यंतरदशा। राहु का पूर्ण दृष्टि पंचम नवम को भी ग्रहण किया जाता है। जैसे राहु बैठा है यहाँ 1 2 3 4 5 स्थान को भी उसका पंचम दृष्टि है। किसी किसी कुंडली में व किसी किसी ज्योतिषियों के द्वारा विचार किया जाता है, राहु का पंचम नवम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि है। तो दशाधिपति राहु, राहु बुध में मित्रता है, उसके बाद भी राहु महादशा, बुध अंतरदशा, शनि प्रत्यंतर दशा के समय में इसको विपत्ति आया है।
और किसी भी प्रकार के आकस्मिक बड़ा सा जैसे सुइसाइड जैसे कार्य भी ये कर रहा है। उसका कारण ही ये तीनों ग्रह बन जाते हैं वहां, इतना अशुभत्व तो हो जाता है कुंडली में। वह कोई किसी भी प्रकार के आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है व्यक्ति, क्योंकि यहाँ मंगल जो है वह राहु से भी युत है। मंगल मारकेश है, मारकेश के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है व्यक्ति। और तृतीय स्थान को मृत्यु का मृत्यु स्थान कहा जाता है। मृत्यु भाव का अधिपति, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा किसी भी प्रकार के। इस प्रकार कुंडली में हम लोग हमेशा देखने के समय में जो प्रश्न है उसके अनुसार कुंडली को देखेंगे। लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, गोचर कुंडली को देखना है। राशि, जन्म राशि इसका धनु है, और धनु से अष्टमस्थ वर्तमान क्या है, बृहस्पति है। गोचर में जब धनु राशि से अष्टम में बृहस्पति चल रहा है, क्या शुभत्व है? शुभत्व होता है क्या? ना। अष्टक वर्ग चक्र में लग्न शुभ वर्गस्थ है, अधिक से अधिक शुभ वर्गस्थ, शुभ रेखाओं से युक्त लग्न है, एवं अष्टम भाव भी है। तो अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, एवं गोचर में भी मृत्यु स्थानस्थ गुरु जो बृहस्पति, जो सबसे अधिक, एक श्लोक है आप लोग उसको नोट्स बना सकते हैं। निश्शेष दोष हरणे शुभवर्धने च वीर्यं गुरोः अधिकम। निश्शेष दोष हरणे, अनेक सारे दोष को हरण करने के लिए व शुभ फल को वर्धन बढ़ाने के लिए, शुभवर्धने च, शुभ फल वृद्धि के लिए, और अनेक सारे दोष को नष्ट करने के लिए, जो विपत्तियों को निवारण करने के लिए, वीर्यम गुरोहर अधिकम, सबसे अधिक वीर्यवान व दोष को निवारण करने वाला ग्रह कौन है? ना गुरु। अखिल ग्रहेभ्यः, बाकी सारे ग्रहों से भी वह अनेक सारे अरिष्ट को खंडन कर लेता है, केवल अकेला गुरु। लेकिन गुरु यदि शुभत्व हो, अशुभत्व होने से नहीं होगा। तर वीर्य पाद दल शक्ति भृतु ज्ञ शुक्रु, उससे पाद दल मतलब पादार्ध, अर्ध एक पाद से आधा, पाद दल, तद वीर्य पाद दल शक्ति भृतु ज्ञ शुक्रु, ज्ञ शुक्र मतलब बुध शुक्र, ये दोनों उससे एक पाद अल्पता। चंद्रम बलम तो निखिल ग्रह वीर्य बीजम, चंद्रमा जो है वो निखिल ग्रहों में बीज है। बीज मतलब हम लोग जैसे बीज को खेती में लगाते हैं तो उससे अंकुर उद्गम होता है, वृक्ष उत्पत्ति होती है। वृक्ष बनने के लिए वीर्य चाहिए। धान, गेहूं इत्यादि जो वीर्य होता है वो मूल है, बीज है, और वो बीज ही वो चंद्र है। जैसे मनुष्य का शक्ति वीर्य में है, इस प्रकार जो संपूर्ण ग्रहों में जो बीज है वह चंद्रमा है, मूल है। इसीलिए चांद्रम बलम तो निखिल ग्रह वीर्य बीजम, ग्रहों का जो वीर्य है, जो बल युक्त है, वह बीज है, चंद्रमा। तो इस कुंडली में आप चिंतन करें, ये जो आपके सामने कुंडली है, चंद्रमा सूर्य से निकटवर्ती है, ये इसको क्षीण चंद्रमा कहा जाता है, क्योंकि आप सारा विवरण देखेंगे तो ये अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष में ही उत्पन्न हुआ है। आप इस कुंडली में सूर्य 2 डिग्री में बैठा है और चंद्रमा 17 डिग्री में, भले ही धनु राशि, ये सूर्य मकर राशि, दोनों आसपास में है। जस्ट अमावस्या प्रारंभ हुआ है, शिशु का जन्म हुआ है। तो अमावस्या के जो चंद्रमा है वह क्षीण चंद्रमा है,
उसको अशुभत्व हम लोग मानते हैं। चंद्रमा यदि बलयुक्त हो तभी उसका मन, चित्त एवं स्मृति शक्ति सब एकाग्रता रहेगा। जब क्षीण चंद्रमा होगा, किसी भी गलत काम करने के लिए वो तुरंत प्रेरित हो जाता है व्यक्ति। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इस कारण से जब जब दशा अंतरसा अशुभत्व आ जाए, जैसे वर्तमान समय में राहु महादशा, बुध अंतरसा, शनि प्रत्यंतरसा में, तुरंत गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। और ये शनि पंचम स्थान से संबंध होने के कारण एवं बुध व्यभाव का अधिपति होने के कारण निश्चित रूप में राहु मंगल से युत होने से सप्तम भाव मतलब दाम्पत्य जीवन के जो कष्ट है, वो क्लेश है, जो कलह है, उस कलह से वो गलत काम करने में प्रेरित होगा, उससे कुछ गलत डिसीजन वो ले सकता है। इसी प्रकार कुंडली को देखते समय हम लोगों का जो नजर है वो हर तरफ होना चाहिए। धन्यवाद है। अगले कक्षा में हम लोग